इसका फायदा लेने की आवश्यकता ही कहाँ है। वील फाइट विद आवर स्ट्रेंथ, हम हमारी ताकत से लड़ेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ेंगे। गहलोत सरकार का काम करने का स्टाइल तो ये देखिए कि पिछले बजट में जो सैंक्शंस हुई थी उनके टेंडर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। नए जिला की घोषणा किए बिना अध्ययन किए, बिना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का स्टडी किए, बिना ऑब्जेक्शन इनवाइट किए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित तौर पर, और पहला काम होगा कि ये जयपुर जिले को एक जिला करने का। दावेदारी पेश कर रहा है, ये तो शायद मीडिया की ही देन मानता हूँ। दावेदारी पेश करने का यहाँ पे प्रक्रिया ही नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल ये तय करते हैं। जातिवादी समर्थन है, और वो लोग समर्थन करेंगे जिनके 10-15 हज़ार कॉन्स्टिट्यूंसी में गुर्जर वोट है, वो जो उनको डायरेक्टली कास्ट हो जाए तो वो जीत जाए। इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं। बाकी अपने काम से या श्रम से, कुछ नई पॉलिसीज देने से या विकास से मंत्री रहे हैं ना। कितनी फाइलें साइन की हैं? मुझे तो नहीं लगता कि एक भी फाइल साइन की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए मौजूद है उनका नाम है नरपत सिंह राजवी जी। जी हाँ, ये विद्यानगर से विधायक है और बीजेपी में काफ़ी सालों से सक्रिय है, काफ़ी पुराने नेता है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जो राजस्थान में चल रहा है घटनाक्रम राजनीति को लेकर। पायलट, गहलोत, वसुंधरा, सतीश पूनिया, ये तमाम जो नेता है इनके बारे में इनकी राय जानेंगे और सवाल पूछेंगे। तो स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। थैंक यू। तो आपकी पार्टी बीजेपी लगातार नियुक्तियां कर रही है राजस्थान में। एकाएक चुनाव आने से कुछ ही समय पहले, महीने पहले, 7 महीने बचे हैं, सीपी जोशी को कमान सौंप दी है राजस्थान की। जो सीनियर नेता थे गुलाब चंद, उनको असम भेज दिया राज्यपाल के तौर पर, और सतीश पूनिया को जिम्मेदारी दे दी, राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदारी दे दी। तो ये जिम्मेदारी देने के पीछे की क्या रणनीति है बीजेपी की? अब रणनीति तो देने वाले जाने, ये कालखंड के हिसाब से हमारे 3 साल का कालखंड होता है। वो जनवरी फरवरी में पूरा हुआ, तो मार्च ऑनवर्ड्स लग रहा था कि कोई न कोई चेंज हो सकता है। और हमेशा नया ब्लड, नई ताकत फूंकने से एक नया सिस्टम चालू होता है। सतीश जी ने जैसा काम किया कार्यकर्ताओं के सामने, अच्छा काम किया, और उसके बाद में उनका कालखंड खत्म हो गया तो दूसरी नियुक्ति कर दी। चुनाव जो हमारी प्रक्रिया है उसमें, क्योंकि सदस्यता अभियान पहले होता है, उसके बाद में मंडलों के चुनाव, उसके बाद जिलों के चुनाव, उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव, तो वो उतना समय रहता नहीं, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ जाते, तो वो आने वाले समय में करवा लेंगे। तो क्या बीजेपी ने एक साथ 3 निशाने साधे हैं? क्योंकि सीपी जोशी ब्राह्मण है, राजेंद्र राठौड़ राजपूत है और सतीश पूनिया जाटों से आते हैं। तो क्या इन वोट बैंकों के चक्कर में ये निर्णय लिया गया है? भारतीय जनता पार्टी जातिवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं करती। जाति के लीडर्स हमने डेवलप नहीं किए। अलग अलग एरिया से नेतृत्व डेवलप करने का काम करते हैं। संगठन का काम तो कार्यकर्ता का निर्माण है, और उसी क्रम में अध्यक्ष भी आता है और जिलाध्यक्ष भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं। आपकी पार्टी में काफ़ी शांति है, अभी कोई बयानबाजी नहीं आती, जैसे कांग्रेस में देखा जाता है आती रहती है। मंत्रियों के बयान आते हैं, विधायकों के बयान आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खबरें सामने आती है कि हर कोई अपने अपने स्तर पर मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर रहा है। दावेदारी पेश कर रहा है, ये तो शायद मीडिया की ही देन मानता हूँ। दावेदारी पेश करने का यहाँ पे प्रक्रिया ही नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल ये तय करते हैं। स्वयंभू कोई बनना चाहे या नारे लगाने के लिए लड़के नारे लगा दें, कार्यकर्ता नारे लगा दें, तो वो तो उत्साह के हिसाब से लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके चेहरे पर नहीं लड़कर सतीश पूनिया ने कहा कि हमें मोदी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ना चाहिए विधानसभा का। नहीं, मोदी जी तो है ही सर्वश्रेष्ठ, उसका लाभ भी मिला है पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी। और उस लाभ के साथ में जो खुद की ताकत लगा के और जीत लेता है चुनाव, क्योंकि जो मार्जिनल केसेस हैं उनमें तो समझ लें कि वो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर जीते हैं, लेकिन संगठन की ताकत है।
और उस ताकत के आधार पर जो जीते हैं वो उन लोगों को भी बहुत कुछ उनकी देन है संगठन के प्रति। लेकिन पार्टी का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा, जैसा केंद्र ने साफ कहा है, बिना चेहरे के लड़ेंगे, तो उस पर अभी तक तो पार्टी कायम है, वो तो केंद्र जाने। गुजरात मॉडल को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, जैसे गुजरात में जो 3 बार विधायक या कुछ सांसद रहा था, तो उसको पार्टी ने टिकट काट दिया था, उसको टिकट नहीं दिया था। वसुंधरा राजे तो काफ़ी पुरानी नेता है राजस्थान में, तो ऐसे में तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई मुख्यमंत्री के लिए वसुंधरा राजे ही रहेगी या कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है। कुछ भी हो सकता है, अभी तक तो कोई तय नहीं है। तो अभी साफ नहीं है, साफ कुछ भी है ही नहीं, तय ही नहीं है, साफ कहाँ से होगा। तो विधानसभा चुनाव से पहले तो घोषणा हो जाएगी मुख्यमंत्री के नहीं, चेहरे नहीं की? होगी, मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं होगी। पहले नहीं होगी। अच्छा, तो अब की बार आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे चुकी है राजस्थान में, के अंदर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान आते हैं, यहाँ पर प्रचार करते हैं और निशाना साधते हैं कि वसुंधरा बीजेपी एक है। राजस्थान में 18 स्थानीय दल तैयार हुए थे, वो अधिकांश माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने बीजेपी में जो हमारे साथ मिल सकते थे उनको मिलाया और उन सबको बाकी को हजम किया। तो यहाँ पे कोई आपका या किसी और पार्टी का अस्तित्व हो, वो संभव नहीं है। आपको पहले बता दूं कि जो हमारे साथ आज नरपत सिंह जी हैं, ये भैरव सिंह शेखावत थे, इनके दामाद हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो अब आरएलपी है, बसपा है, आप है, तो इनके जो चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पे काफ़ी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो फायदा किसको होगा? फायदा बीजेपी को ही होगा, कुल बीजेपी को मिलाकर। फायदा। बीजेपी डायरेक्ट फाइट में और ये इनडायरेक्ट फाइट में कुछ कुछ वोट्स लेके जाते हैं। आरएलपी का पॉकेट्स है जहाँ पर वो डैमेज कर सकता है, तो वो डैमेज बीजेपी को भी करेगा, कांग्रेस को भी करेगा। ओवरऑल टैली रहेगी वो बीजेपी की बहुत मार्जिन से रहेगी। गहलोत को जब जिम्मेदारी सौंपी गई थी गुजरात में, तब चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने कहा, बयान आया था उनका, कि जहां पर भी कांग्रेस बीजेपी के अलावा पार्टी लड़ती है तो उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होता है, तो वही ही होगा। देखिए, पहले 1977 से पहले कांग्रेस इनविंसिबल थी, और इमरजेंसी लगने के बाद जब चुनाव पहली बार हुआ तो सारे दल अपने वोटों का डिवीज़न रोकने के लिए एक हुए और जनता पार्टी बनाई। अब टर्न हुई ये टेबल्स, अब सारी पार्टियां मिलकर कोशिश करती हैं कि उनका वोट है वो डिवीज़न रुके, लेकिन 42% के करीब बीजेपी को वोट मिलते हैं और टोटल 42% वोट कास्ट में से मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। ये इन वोट में से उनको काटने को गुंजाइश नहीं है। इसलिए दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। जो ये मनमुटाव चल रहा है, खींचतान चल रही है कांग्रेस में, पायलट गहलोत के बीच में टकराव होता रहता है, उनके मंत्री विधायक आपस में बयानबाजी करते हैं, तो इसका फायदा तो बीजेपी को होगा। इसका फायदा लेने की आवश्यकता ही कहाँ है? वील फाइट विद आवर स्ट्रेंथ, हम हमारी ताकत से लड़ेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ेंगे। उनके पास कार्यकर्ता तो है नहीं, किराए के वो खरीदते हैं, हर चीज़ उस पर पैसे के आधार पर करते हैं, वो चीज़ चलने वाली नहीं है। यहाँ पे राजस्थान में किसी स्थिति में नहीं चलती। पर युवा नेता के तौर पर सचिन पायलट के समर्थक तो राजस्थान में काफ़ी है, लोकप्रिय है। जातिवादी समर्थन है, और वो लोग समर्थन करेंगे जिनके 10-15 हज़ार कॉन्स्टिट्यूंसी में गुजर वोट है, वो जो उनको डायरेक्टली कास्ट हो जाए तो वो जीत जाए। इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं। बाकी अपने काम से या श्रम से, कुछ नई पॉलिसीज देने से या विकास से मंत्री रहे हैं ना, कितनी फाइलें साइन की हैं? मुझे तो नहीं लगता कि एक भी फाइल साइन की है। अब ये उनका इंटरनल मैटर है, किसको क्या आगे करे, कौन रहे कौन नहीं रहे, वो इनका इंटरनल मैटर है। गहलोत कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं, शामिल होते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि जनता काफ़ी खुश है उनके कार्यकाल से, उनकी योजनाओं को जनता सराहना कर रही है और चाहती है जनता कि एक बार फिर राजस्थान में कांग्रेस सरकार आए। गहलोत सरकार का काम करने का स्टाइल तो ये देखिए कि पिछले बजट में जो सैंक्शंस हुई थी उनके टेंडर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। जल जीवन मिशन का मैं उदाहरण दे सकता हूँ। अभी टेंडर खुलेंगे 12 तारीख को,
एक्सटेंड कर दिया था। इस साल जो सैंक्शन किए हैं वो पता नहीं कब आएंगे, अब तो सितंबर बाद तो लग जाएगी आचार संहिता। तो फ्री बीज देना और पॉपुलर ये पहले भी कोशिश की थी। राजस्थान की जनता इसे लुभाने में आने वाली नहीं है। जो गहलोत ने नए जिलों की घोषणा की है उसे कैसे देखते हो आप? नए जिला की घोषणा किए, बिना अध्ययन किए, बिना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का स्टडी किए, बिना ऑब्जेक्शन इनवाइट किए। बीजेपी, कांग्रेस, सभी लोग, सभी विधायक अपोज कर रहे हैं जयपुर के विभाजन की। वैसे ही अन्य जगह भी स्थितियाँ यही हैं। आफ्टर ऑल किसी भी जिले को बनाओगे उसमें 4 कंपोनेंट तहसील का, तो 4 तहसील तो हों, 2 सब डिवीज़न तो हों, और वो विलिंग उस क्षेत्र में जाने वाले हों। जो विलिंग नहीं है, ओपोजिशन हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। आज नज़दीक का एरिया, उसको आप दूर जिला मुख्यालय में डाल दोगे तो वो ऐतराज़ करेंगे। आप कह रहे हो अध्ययन किया, हाँ, तो कांग्रेस के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी ये बात कही थी, बयान दिया था कि जो गहलोत ने घोषणा की है जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, ये जनता पसंद नहीं करेगी और जयपुर जनता नहीं चाहती कि जयपुर 2 भागों में बंटे। यहाँ की संस्कृति है, काफ़ी पुराना इतिहास है जयपुर का, तो इसे नहीं किया जाना चाहिए। तो आप भी सहमत हो इससे? बिल्कुल, मैंने तो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, और अगर ये जिद करके कर भी देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित तौर पर, और पहला काम होगा कि ये जयपुर जिले को एक जिला करने का। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई लोकसभा से, अभी चुनाव प्रचार करने राजस्थान में तो आएंगे ही, आ सकते हैं, तो क्या सहानुभूति मिलेगी जनता को कि उन्होंने उठाया था मुद्दा कि जो संस्थाएं हैं वो उसका दुरुपयोग कर रही है बीजेपी? मुद्दा और क्या उठाते, उनके पास मुद्दा है नहीं। एंड करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बीजेपी बनने गठन, जनसंघ के गठन के समय से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम उसका प्रकल्प लेते थे, राजस्थान और में और उसके कारण से भ्रष्टाचार कम हुआ है। अब भ्रष्ट लोगों को या जो जो दागी हैं उनके अगर कोई ईडी रेड कर रही है या सीबीआई रेड कर रही है तो उस पर अगर पेट में दर्द हो तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आपको क्या लगता है कि जब आम आदमी पार्टी यहाँ पे आएगी, प्रचार करेगी, और जो दिल्ली में योजनाएं चल रही है महिलाओं को लेकर, योजना फ्री बस रोडवेज में फ्री है वहाँ पर, और काफ़ी सुविधा है, बिजली, तो ये योजनाएं बीजेपी को नुकसान तो नहीं पहुँचा सकती? फ्री बीज के बारे में प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी कुछ कहा है, और वो समय दूर नहीं जब इसके ऊपर कोई कानून भी बन जाए या कोर्ट का भी कोई आदेश आ जाए। अभी करीब करीब स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू का 80% के लगभग सब्सिडीज में या फ्री बीज में जा रहा है। डेवलपमेंट में क्या रहेगा बाकी? सिर्फ लोन अगर लेकर काम चलाना चाहेंगे तो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी हालत होगी। आपको डेवलपमेंट भी करना है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में भी हाथ में लेना है, और गरीबी उन्मूलन के बीच में ये फ्री बीज आते हैं तो हम तो फ्री बीज की जगह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्राथमिकता देंगे। तो आप किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरोगे? राजस्थान में क्या मुद्दे लगते हैं आपको कि जिसको कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया है, हम बेहतर कर सकते हैं, और कांग्रेस कुशासन में फेल हुई है? लॉ एंड ऑर्डर में पूरी फेल हुई है। ये जो भी जितने पट्टे देने की बातें कही है, इतने लाख पट्टे देंगे, इतने लाख पट्टे देंगे, इस तरह की बंदरबांट हो रही है कि मेरे विधानसभा में एक फुटपाथ के आगे ग्रीन बेल्ट रखी हुई थी, उसमें किसी ने झोंपड़ी लगा के और वो अलॉट कराना चाह रहा था, रहता कहीं और है। तो ऐसी सरकारी ज़मीन सिर्फ देने के नाम पर देना है, उसका तो हमने ऐतराज़ किया, उसको रुकवाया भी है। आफ्टर ऑल जो जहाँ पर बसा है, बैठा है, उसको पट्टा मिले, या जिसको वर्षों से क्योंकि पट्टे नहीं दिए गए, सोसाइटीज़ ने बहुत आगे एडवांस तक कर लिया, तो जो सरकारी ज़मीन पे बैठा है वो अलग कैटेगरी के हैं। जो जिन्होंने खरीद कर सोसाइटी से खरीद कर गृह निर्माण सहकारी समितियों का आपने छूट दी सीलिंग में, तो उस आधार पर जिसने खरीदा है उसके आधार पर तो उनको पट्टा मिले, वो तो समझ में आता है। बाकी सरकारी ज़मीन पे जो बैठे हैं और उसके बाद में आपको चाहिए मकान का, साहब ये रोड चौड़ी करनी है, तो क्या आप फिर उसको अक्वायर करोगे?
आपका पहले तो खुद का प्लान चाहिए कि हमको ये इस तरह से डेवलप करना है शहर को। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुरलीपुरा और अम्बाबाड़ी 1982 में पानी की टंकियां बनी थी। उसके बाद पानी की टंकी एक भी नहीं बनी है, शॉर्टेज होती गई। RUIDP की योजना बनी और उस योजना में 4 इंच की लाइनें बिछाई, 24 घंटे पानी देंगे। एक दिन भी 24 घंटे पानी नहीं दे पाए। मैंने सारा वो सिस्टम चेंज करवाया, 4 इंच की जगह 10 इंच, 8 इंच, 9 इंच, जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में उसको स्टडी करके दिया और उससे पानी की समस्या का समाधान हुआ। जो एक्सप्रेस वे के बाहर के क्षेत्र हैं उसको शहरी क्षेत्र में लिया ताकि बजट पूरा मिले और बीसलपुर से कवर हो। वो अब पिछले बजट में सैंक्शन किए थे, अब कुछ काम शुरू होंगे, मई जून तक चालू हो जाएंगे। तो बेसिक सुविधाएं क्या हैं? पानी, बिजली, स्कूल और चिकित्सा। इन 4 पर ध्यान दें तो पब्लिक अपने आप राहत महसूस करेगी। इन चारों पर तो ध्यान है नहीं। स्कूल क्रमोन्नत कर दिए, कमरे नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, बच्चियों के अलग से टॉयलेट नहीं है। पर गहलोत ने घोषणा की थी कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे जिससे शिक्षा को बेहतर हो सकती है। जी, घोषणा कर दी, खोल भी दिए, लेकिन एडमिशन जिस तरीके से हो रहे हैं वो सिवाय DO और वहाँ का प्रिंसिपल कांग्रेस के चमचों से वहाँ पे मिलकर वो एडमिशन कर रहे हैं। ये बंदर बांट कर रहे हैं और भयंकर भेदभाव कर रहे हैं। मेरिट्स कुछ चीज़ ही नहीं है। और दूसरा, अच्छी स्कूल्स वो तभी होंगे ना इंग्लिश मीडियम में, जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाला आपको होगा। कितने का एम्प्लॉय किए, तो उसी स्टाफ से आप कराना चाह रहे हो। राजस्थान का सबसे फेलियर रहा है कि वो जो युवाओं को लेकर पेपर करवाती है वो पेपर लीक हो जाते थे। अभी तक राजस्थान में 16 पेपर लीक हो चुके हैं। तो ये मुद्दा तो आप उठाओगे, तो युवाओं की जो आस होती है कि हमें नौकरी मिलेगी, हमारा भविष्य बेहतर होगा, तो क्या आपकी पार्टी अगर राजस्थान में आती है तो उसके साथ कुछ करोगे? इसके लिए जो एग्जिस्टिंग कानून है वो सफिशिएंट नहीं है, अलग से कानून बनना चाहिए। और जो पेपर लीक करता है, जो पेपर आगे बच्चों को बेचता है या उसमें किसी प्रकार से सहयोग करता है, उन सबको समरी ट्रायल के करके और उनको लंबी कैद होनी चाहिए। आपको क्या लगता है पेपर लीक क्यों हो रहे हैं राजस्थान में? कहाँ सिस्टम में कमजोरी है। ये तो इन्होंने जहाँ से पेपर बनाने वालों की जो कमेटी बनाई है, जो सुरक्षित रखने की कमेटी बनाई है राजीव गांधी फाउंडेशन का, अब वही लोग तो करवा रहे हैं। अब आया ना, ये पकड़ में आया एक शेर सिंह मीणा, उसको और इंट्रोगेट करेंगे तो सारा पता लगेगा। बिना पहले काय को नहीं होते थे। मैं आपका ट्विटर अकाउंट देख रहा था, इसमें देखा कि आपने पंजाब की एक तस्वीर शेयर की हुई है। उसमें दिखाया गया है कि 10 रुपये सस्ता हो गया है पेट्रोल वहाँ पर और 5 रुपये डीजल सस्ता हो गया। तो इसी को राजस्थान में गहलोत से आपने कहा कि ये पेट्रोल की प्राइस कम हो, डीजल की प्राइस कम हो। तो वो तो बीजेपी राजस्थान भारत में बीजेपी कई ऐसे शासन वाले राज्य हैं जहाँ पर पेट्रोल और डीजल सस्ते हैं। तो आम आदमी पार्टी से करने से मतलब आप क्या फायदा? नहीं, उसका ये है कि राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ से मध्य भारत में या नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए जितने भी रास्ते हैं वो सब राजस्थान से होके गुजरते हैं। नेशनल परमिट की गाड़ियाँ यहाँ पर 1 रुपये का भी डीजल नहीं भरवाती है। मेजर कंपोनेंट वो है सेल का। वो नहीं भरवाती हैं तो सिर्फ आपका यहाँ पे, अब जयपुर में जो गाड़ियाँ चल रही हैं तो उनकी मजबूरी है कि जयपुर में अगर गाड़ी चलाना है तो डीजल या पेट्रोल यहीं से भराना पड़ेगा। तो आपने अपने खुद के कंज्यूमर हैं उन्हीं को आपने निचोड़ा है। गंगानगर में और पंजाब में 12.5 रुपये प्रति लीटर का अंतर है। अब काश्तकार ट्रैक्टर लेके तो जाएगा तो उसमें कितना 35 लीटर 50 लीटर आएगा, तो ट्रैक्टरों पे ड्रम रख कर लेकर आते हैं। लेकिन क्या काश्तकार को यही काम रह गया? उसके अगर 5-7 ड्रम खर्च होते हैं तो उसको ये महंगा दे के और फिर उसी फेयर प्राइस पे बेचेगा, FCI खरीदेगा गेहूं, तो क्या पंजाब से दूसरी कीमत पर खरीदेगा? हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई।
इनपुट कॉस्ट बढ़ने से किसानों को भी नुकसान है, यहाँ का आम नागरिकों को भी नुकसान है। तो ये अगर इसको रेशनलाइज करते हैं दूसरी स्टेट्स के बराबर, एडजॉइनिंग जो स्टेट्स हैं उनके बराबर, तो इनका नेशनल परमिट वाली गाड़ियां हैं वो भरेंगी, वो ऑफसेट कर देंगी जो आपको लॉस हो रहा है। ये इनके समझ में नहीं आ रहा, आने वाले टाइम में कम करेंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। तो ये हमारे साथ थे नरपत सिंह जी, इन्होंने अच्छे से बात की हमारे साथ, हमारे सवालों का जवाब अच्छे से दिया। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।